अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 22 का ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है और इस लेक्चर 6 में हम इंडिपेंडेंट असार्टमेंट की यूज़फुलनेस और लिमिटेशंस को देखेंगे। अब बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये एक टॉपिक अहम टॉपिक है क्योंकि यूज़फुलनेस इससे एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है और लिमिटेशन से इसकी एक दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है। चलें लेक्चर का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि जी इंडिपेंडेंट असार्टमेंट की क्या यूज़फुलनेस बनती है। दो पॉइंट्स हैं हमारे इसमें। पहला पॉइंट जो है वो ये है कि हम डिज़ायर्ड ट्रेड्स का कम्बिनेशन बना सकते हैं। एक आपके पास एग्जांपल यहाँ पे आपने देखनी है। दो पी प्लांट्स हैं आपके पास। एक पी प्लांट जो है वो राउंड येलो सीड प्रोड्यूस करता है, दूसरा पी प्लांट है वो रिंकल ग्रीन सीड्स प्रोड्यूस करता है। अब एक बंदा है वो कहता है जी मुझे राउंड शेप तो पसंद है, ये डिज़ायर ट्रेड है, लेकिन येलो कलर पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि राउंड के साथ जो है वो ग्रीन कलर आ जाए, तो उसके लिए दूसरे प्लांट में से ग्रीन कलर डिज़ायर ट्रेड है, रिंकल जो है वो उसके लिए अनडिज़ायर ट्रेड है। वो दो प्लांट्स की डिज़ायर ट्रेड्स को एक सिंगल प्लांट में कंबाइन करना चाहता है। दूसरे लफ्ज़ों में वो बंदा चाहता है कि एक ऐसा सिंगल पी प्लांट उसको हासिल हो जाए जिसके सीड्स जो हैं वो शेप के अंदर राउंड हो और कलर के अंदर जो है वो ग्रीन हो। तो ऐसा करने के लिए आप क्या कर रहे हो, दो प्लांट्स की डिज़ायर ट्रेड्स एक सिंगल प्लांट के अंदर, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर कंबाइन कर रहे हो, और ऐसा आप इंडिपेंडेंट असार्टमेंट से कर सकते हो। तो यूनिक ट्रेड्स हैं दो ऑर्गेनिजम्स की, एक इंडिविजुअल में एक ऑर्गेनिज्म में उनको कंबाइन करना है, एक्सप्रेस करना है, तो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट से ऐसा पॉसिबल है। हमने लास्ट टाइम इंडिपेंडेंट असार्टमेंट को सीखा था, इस क्रॉस की बात की थी, राउंड येलो और रिंकल ग्रीन का क्रॉस हमने देखा, उससे F1 ऑब्टेन हुई, फिर F1 क्रॉस F1 किया था तो F2 ऑब्टेन हुई। F2 के अंदर हमें पता चलता है कि भाई ये देखें ये राउंड है शेप के अंदर और कलर के अंदर ये ग्रीन है, शेप में राउंड है और कलर के अंदर ग्रीन है, शेप में राउंड है और कलर के अंदर ग्रीन है। तो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट से आप ये राउंड ग्रीन का कम्बिनेशन जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन इसका आप एक और जो है वो ऑप्शन वो भी हो सकता है, वो ये कि एक और शख्स है वो जो है कहता है कि जी मुझे येलो कलर तो पसंद है, ये मेरी डिज़ायर ट्रेट है, लेकिन मुझे राउंड शेप पसंद नहीं है, मुझे रिंकल शेप जो है वो अच्छी लगती है। तो एक दूसरा शख्स है वो येलो कलर को रिंकल शेप के साथ कंबाइन करना चाहता है। तो अगेन इसका भी तरीका यही है कि इंडिपेंडेंट असार्टमेंट करवा लीजिए। इंडिपेंडेंट असार्टमेंट में F2 के अंदर रिजल्ट्स आप देखें तो आपको यहाँ पे रिंकल शेप के साथ येलो कलर है, वंस अगेन रिंकल शेप के साथ येलो कलर और रिंकल शेप के साथ येलो कलर। तो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट ये पॉसिबल बनाती है कि दो प्लांट्स या दो ऑर्गेनिजम्स की जो डिज़ायर ट्रेट्स हैं वो आप एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑब्टेन कर सकें, कंबाइन कर सकें। जैसे एक तरफ से राउंड और दूसरी तरफ से ग्रीन, एक सिंगल प्लांट में राउंड ग्रीन आप कंबाइन कर सकते हैं, एक तरफ से रिंकल दूसरी तरफ से येलो, एक सिंगल प्लांट के अंदर आप रिंकल येलो कंबाइन कर सकते हैं। तो ये एक जो है वो यूज़फुलनेस का फीचर हो गया कि आप डिज़ायर्ड ट्रेड्स को जो है वो कंबाइन कर सकते हो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसका जो दूसरा बेनिफिट है वो है कि अनडिज़ायर्ड जो ट्रेड्स हैं उनको भी प्रिवेंट किया जा सकता है। वो कैसे? अगर आप देखें कि इंडिपेंडेंट असार्टमेंट फ़र्ज़ कीजिए नहीं होती, अगर इंडिपेंडेंट असार्टमेंट नहीं होती तो F2 के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ पेरेंटल फिनोटाइप्स मिलेंगे। आप इस क्रॉस से ही इमेजिन कर सकते हैं। इस क्रॉस के अंदर आपको रेशो जो मिलती है F2 के अंदर वो 9:3, 3:1, 9:3:1 रेशो F2 के अंदर मिलती है, जिसमें ये जो 9 है ये राउंड येलो है और ये जो 1 है ये रिंकल ग्रीन है। इन दोनों को हमने लास्ट लेक्चर में बोला था कि ये वो फिनोटाइप्स हैं जो पेरेंट्स के अंदर मौजूद थे। जो F1 थे, ये देखें F1 ऑब्टेन करने के लिए जो पेरेंट्स हमने इस्तेमाल किए थे, पेरेंट प्लांट्स P1 यूज़ किए थे, वो राउंड येलो और रिंकल ग्रीन थे। लिहाजा F2 में हमें जो राउंड येलो और रिंकल ग्रीन नज़र आ रहे हैं हम उनको पेरेंटल फिनोटाइप्स का नाम देते हैं। लेकिन ये बीच वाले जो तीन है ये नए कम्बिनेशंस हैं। नए कम्बिनेशंस में क्या है कि राउंड के साथ ग्रीन जो है वो कलर आ चुका है,
तो ये एक नया कम्बिनेशन है। सर रिंकल के साथ जो है वो येलो कलर आ चुका है, तो ये भी एक न्यू कम्बिनेशन है। तो इनको हमने लास्ट लेक्चर में रिकम्बिनेंट्स का नाम दिया था, न्यू कम्बिनेशंस को। तो ये रिकम्बिनेंट्स तब आते हैं जब इंडिपेंडेंट असार्टमेंट हो। अगर इंडिपेंडेंट असार्टमेंट ना हो तो ये रिकम्बिनेंट्स नहीं आ सकता है। रिकम्बिनेंट्स नहीं आएंगे तो फिर क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ पेरेंटल फिनोटाइप्स रहेंगे। यही यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि फ़र्ज़ कीजिए इंडिपेंडेंट असार्टमेंट नहीं होती। अगर इंडिपेंडेंट असार्टमेंट नहीं होती तो रिकम्बिनेंट्स नहीं बनेंगे और सिर्फ पेरेंटल फिनोटाइप्स होंगे। अब आप देखें कि पेरेंट के अंदर कोई डिजीज़ है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। अगर F2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ पेरेंटल फिनोटाइप से अपेयर हो तो पेरेंट P1 के अंदर जो जेनेटिक डिसऑर्डर था वो F1 के अंदर आया, F1 से वो जेनेटिक डिसऑर्डर F2 के अंदर चला गया। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट असार्टमेंट हो जाए तो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट से जो अलील्स हैं, जीन्स हैं, उनकी शफलिंग होती है। उस शफलिंग से न्यू कम्बिनेशंस बनते हैं। ये न्यू कम्बिनेशंस जो हैं ये पेरेंटल जो फिनोटाइप्स हैं उनकी परसेंटेज को F2 के अंदर कम कर देते हैं। यानी अगर इंडिपेंडेंट असार्टमेंट ना होती तो F2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ पेरेंटल फिनोटाइप्स ही होता है, तो पेरेंटल फिनोटाइप्स की रेशो F2 के अंदर अच्छी खासी हाई रहती। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट असार्टमेंट हो जाए तो पेरेंटल फिनोटाइप के साथ साथ नए फिनोटाइप्स भी बनते हैं, न्यू कम्बिनेशंस भी आते हैं। तो न्यू कम्बिनेशंस आने की वजह से पेरेंटल फिनोटाइप्स में हैं वो कम हो गए हैं। अब अगर पेरेंटल फिनोटाइप्स में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर मौजूद है तो पेरेंटल फिनोटाइप्स कम होने का मतलब है जेनेटिक डिसऑर्डर का रिस्क कम हो जाना। तो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट जो ट्रेड्स हैं, जो जीन्स हैं, अलील्स हैं, उनकी शफलिंग काज करती है। शफलिंग से नए कम्बिनेशंस आते हैं। ये जो नए कम्बिनेशंस हैं इसमें चांसेस हैं कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उनका रिस्क कम हो जाए। तो अगर सिर्फ और सिर्फ पेरेंटल फिनोटाइप से चलते रहें आगे, कोई नया कम्बिनेशन ना हो तो जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं आती है, वेरिएशंस नहीं आती हैं। जब तक वेरिएशंस नहीं आएगी, डाइवर्सिटी नहीं आएगी, तब जेनेटिक प्रॉब्लम्स का, डिसऑर्डर्स का होने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब जीन्स और एलील्स की शफलिंग होती है, नए रिकम्बिनेंट्स आते हैं, नए कम्बिनेशंस आते हैं, वेरिएशंस आती हैं, वैराइटीज़ प्रोड्यूस होती हैं, तो जेनेटिक डिसऑर्डर का रिस्क कम हो जाता है। तो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट जो कि वेरिएशंस की वजह बनती है, जीन्स और एलील्स की शफलिंग काज करती है, लिहाजा इनडायरेक्टली ये जेनेटिक डिसऑर्डर जो है उनके रिस्क को रिड्यूस करती है। अब आते हैं बेटा हम स्कोप की तरफ, नंबर 2 के ऊपर। जो स्कोप है इंडिपेंडेंट असार्टमेंट का, वो अभी अभी बात की कि भाई जेनेटिक का जो वेरिएशंस हैं वो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट से पॉसिबल है। ये सोर्स ऑफ वेरिएशंस है। वेरिएशंस आएंगी तो इससे चैप्टर 24 एवोल्यूशन का हमारा चैप्टर है, वो हमें सजेस्ट करता है कि जब ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशंस आएँ तो वो पॉपुलेशंस इवॉल्व कर सकती हैं। तो पहले वेरिएशंस आएंगी, फिर एवोल्यूशन जो है वो शुरू होगा। तो वेरिएशंस रॉ मटेरियल है एवोल्यूशन के लिए। तो वेरिएशंस की वजह बन रहा है इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, और ये एक मेजर सोर्स है वेरिएशंस का। तो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट वेरिएशंस लेके आएगी नेक्स्ट जनरेशन में, और उससे फिर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने चेंज होते हुए इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर सकेंगे। ये जो ऑर्गेनिजम्स का चेंज होते हुए इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट करना है, इस अडेप्टेशन को ही हम नाम देते हैं कि भाई ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हो रहे हैं, एवोल्यूशन हो रहा है। तो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट से आएगी बेटा वेरिएशंस। इन न्यू कम्बिनेशंस की वजह से, इन वेरिएशंस की वजह से ऑर्गेनिजम्स अपने बदलते हुए माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं, इवॉल्व कर सकते हैं। तो जो स्कोप है इंडिपेंडेंट असार्टमेंट का, वो सोर्स ऑफ वेरिएशंस एंड रोल इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। लास्ट में आते हैं लिमिटेशंस। ये एक अलग से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो मेंडल लॉज हैं उनके अंदर इंडिपेंडेंट असार्टमेंट मौजूद है, यानी मेंडल का जो सेकंड लॉ है वो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट के ऊपर ही तो बेस करता है। तो अगर इंडिपेंडेंट असार्टमेंट हो रही है इसका मतलब है मेंडल लॉज वैलिड हैं। इंडिपेंडेंट असार्टमेंट नहीं हो रही तो इसका मतलब है मेंडल लॉज जो है वहाँ काम नहीं कर रहे, वो वैलिड नहीं है, वहाँ पे इनवैलिड है। तो स्टूडेंट्स जो मेंडल लॉज हैं वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर वैलिड है। इसका मतलब है इंडिपेंडेंट असार्टमेंट डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में मौजूद रहेगी, लेकिन सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स तो डिप्लॉयड नहीं होते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैप्लॉयड होते हैं और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पॉलीप्लॉयड होते हैं।
जहाँ ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड हो, पॉलीप्लॉइड हो, वहाँ मेंडल लॉज जो है वो काम नहीं करेंगे, उनकी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होगी। वहाँ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट के रिजल्ट्स आपको नज़र नहीं आएंगे। अब इस पॉइंट में प्रॉब्लम सिर्फ आपको ये है कि कुछ बच्चे हैं जिन्हें डिप्लॉयड, एप्लॉयड और पॉलीप्लॉयड भूल चुका है, तो उनके लिए बता दूं बेटा कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल के अंदर क्रोमोसोम के दो दो सेट मौजूद हों, या आप यूं कह लीजिए कि क्रोमोसोम की दो दो कॉपीज मौजूद हों। क्रोमोसोम एक बार 1 है, एक बार फिर क्रोमोसोम 1 मौजूद है, तो क्रोमोसोम 1 की 2 कॉपीज़ हैं। ऐसे ही क्रोमोसोम 2 की 2 कॉपीज़ हैं, क्रोमोसोम 3 की 2 कॉपीज़ हैं। अगर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की दो दो कॉपीज़ मौजूद हों तो ऐसा सेल डिप्लॉयड सेल कहलाएगा, और ऐसा ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। अगर आप क्या करो कि वो जो डिप्लॉयड सेल्स हैं उनमें क्रोमोसोम्स का नंबर आप रिड्यूस कर दो, दो दो कॉपीज़ हैं, तो आप सेल के अंदर एक सिंगल कॉपी लेके आ जाओ। अगर सेल में क्रोमोसोम 1 सिर्फ एक ही है, इसकी दूसरी कॉपी कोई नहीं है, तो ऐसा सेल जो है वो हैप्लॉइड सेल कहलाएगा। और वो ऑर्गेनिजम्स जिनके हैप्लॉइड सेल्स होते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम हैप्लॉइड सेल्स कहते हैं। अब आप एक पॉलीप्लॉइड वाली टर्म जो है वो भी सीख लो। तो अगर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो टर्म यूज़ होगी हैप्लॉइड, 1n से हम इसको इंडिकेट करते हैं। और अगर दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद हों, वो क्रोमोसोम 1 और 2 और 3 हो, उनकी दो दो कॉपीज़ मौजूद हों, तो फिर इंडिविजुअल जो है वो डिप्लॉयड कहलाता है। 2n से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी है बहुत सारे प्लांट्स में और रेयरली कुछ एनिमल्स में क्रोमोसोम्स की 2 से ज़्यादा कॉपीज़ हो सकती हैं। एक क्रोमोसोम लाइक 1 है, क्रोमोसोम 1 एक प्लांट के अंदर जो है वो उसकी 2 कॉपीज़ होने के बजाय 3-4 कॉपीज़ हो सकती हैं। क्रोमोसोम 1 4 दफ़ा आ जाए तो 2 से तो ज़्यादा है। तो अगर एक क्रोमोसोम की या सेट ऑफ क्रोमोसोम्स की 2 से ज़्यादा कॉपीज़ मौजूद हों तो ऐसे सेल्स पॉलीप्लॉइड कहलाते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स पॉलीप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। तो मेंडल के जो लॉज हैं वो डिप्लॉयड सिनेरियो पे तो काम करते हैं, हैप्लॉइड और पॉलीप्लॉइड पे काम नहीं करते। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी लिमिटेशन नंबर 2। इंडिपेंडेंट असार्टमेंट जो है वो लिंक जीन्स के ऊपर अप्लाई नहीं होगी। अनलिंक जो जीन्स होती हैं उनके ऊपर तो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट है, लिंक जीन्स के ऊपर नहीं है। अब ये लिंक जीन्स का फिनोमेनन आगे इस चैप्टर में आप डिटेल से पढ़ोगे, लंबा चौड़ा एक टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कौन सी जीन्स जो हैं वो लिंक जीन्स कहलाएंगी और कौन सी अनलिंक्ड कहलाएंगी। अब देखो बेटा, एक क्रोमोसोम जो है उसके ऊपर डीएनए, और डीएनए के ऊपर बहुत सारी जीन्स हैं। जीन ए है, इसके बिल्कुल साथ पड़ी हुई जीन बी है। तो अब जीन ए और जीन बी जो है वो बहुत क्लोज है एक दूसरे के, तो जिधर जिधर ये क्रोमोसोम जाएगा उधर ही जीन ए जाएगी और उसके साथ पड़ी हुई जीन बी भी उधर जाएगी। चूँकि एक ही क्रोमोसोम के ऊपर ये दोनों जीन्स मौजूद हैं और बहुत क्लोज है एक दूसरे के, तो ये कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगी, सेपरेट नहीं होंगी। चांसेस यही है कि जिधर कैपिटल ए जाएगा उधर ही कैपिटल बी भी जाएगा, कैपिटल ए से कैपिटल बी सेपरेट नहीं हो पाएगा। तो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स मौजूद होती हैं वो यूजली एक साथ इनहेरिट होती हैं और हम उनको लिंक जीन्स का नाम देते हैं। तो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर पाई जाने वाली जो जीन्स हैं वो लिंक जीन्स हैं, और लिंक जीन्स की इंडिपेंडेंट असार्टमेंट नहीं होती है। जो जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर हो, एक जीन क्रोमोसोम 1 के ऊपर है और एक जीन क्रोमोसोम नंबर 2 पे है या 3 पे है या 4 पे है, तो डिफरेंट क्रोमोसोम वाली जीन्स तो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट दे देंगे, लेकिन एक ही क्रोमोसोम के ऊपर पड़ी हुई जो जीन्स हैं वो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट नहीं देंगी, क्योंकि वो एक साथ इनहेरिट होती हैं। जिधर कैपिटल ए जाएगा उधर ही कैपिटल बी भी जाएगा। इनकी क्लोजनेस की वजह से और एक क्रोमोसोम के ऊपर होने की वजह से ये लिंक्ड जीन्स कहलाती हैं, और इन पे इंडिपेंडेंट असार्टमेंट फेल हो जाती है। फिर आगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि डोमिनेंस की और टाइप्स भी होती हैं। मेंडल लॉज में जो डोमिनेंस है वो हमने सीखी है अपने प्रीवियस लेक्चर में कि वो कंप्लीट डोमिनेंस है, लेकिन इसके अलावा डोमिनेंस की और टाइप्स भी हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस है जैसे, को डोमिनेंस है जैसे, ओवर डोमिनेंस है। ये जो दूसरी डोमिनेंस की टाइप्स हैं, इनकम्प्लीट हो गया, को डोमिनेंस हो गया, इनके ऊपर भी मेंडल लॉज अप्लाई नहीं होते।
यानी इंडिपेंडेंट असार्टमेंट यहाँ आपको नज़र नहीं आएगी। फिर मेंडल की जो इनहेरिटेंस है उसमें मेंडल ने जिन जीन्स की इनहेरिटेंस को स्टडी किया वो सिंगल जीन थी जिसके दो दो अलील्स थे। लाइक सीड शेप की पी प्लांट के अंदर सीड शेप की जो जीन है वो जीन आर है। अब जीन आर जो है वो कैपिटल आर हो सकता है डोमिनेंट फॉर्म में, स्मॉल आर हो सकता है रिसेसिव फॉर्म में, लेकिन सीड शेप को कंट्रोल करने वाली जीन एक ही है। लेटर एक है ना, ये भी आर है ये भी आर है। जब तक लेटर सेम रहे इसका मतलब है तब तक जीन सेम है। ये एक ही जीन की मल्टीपल फॉर्म्स हैं, अलील्स हैं, तो जीन एक ही है। तो मेंडल ने जो ट्रेड स्टडी की हैं उनके पीछे एक सिंगल जीन है, लेकिन जब बाद में मज़ीद इनहेरिटेंस जो है वो एडवांस हुई तो पता चला कि एक ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक ही जीन हो, एक से ज़्यादा जीन्स भी हो सकती हैं। उस सूरत में हम उन ट्रेड्स को पॉलीजेनिक ट्रेड्स बोलते हैं। इसी चैप्टर में आगे जाके हम वीट सीड के कलर की बात करेंगे, वो एक पॉलीजेनिक ट्रेट है। ह्यूमन स्किन कलर की बात करेंगे, वो भी एक पॉलीजेनिक ट्रेट है। जहाँ मल्टीपल जीन्स आ जाएं, मल्टीपल फैक्टर्स आ जाएं, वहाँ पे भी इंडिपेंडेंट असार्टमेंट जो है उसके रिजल्ट्स नहीं आते। इंडिपेंडेंट असार्टमेंट आप पॉलीजेनिक ट्रेट्स में स्टडी नहीं कर सकते। इसी तरह बेटा ह्यूमंस की बॉडी के अंदर और दूसरे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स जो हैं वो दो तरह के हो जाते हैं। ह्यूमंस में आप मेल बॉडी के अंदर पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स और फीमेल बॉडी के अंदर पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स को कंपेयर करें तो बहुत सारे क्रोमोसोम्स हैं जो आइडेंटिकल हैं मेल और फीमेल दोनों की बॉडी के अंदर। उन आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स। लेकिन मेल और फीमेल की बॉडी में कुछ क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिफरेंट भी होते हैं। जैसे कि फीमेल बॉडी जो है ह्यूमंस के अंदर उसमें XX का पेयर होता है 23 के ऊपर, जो 23rd पेयर है फीमेल बॉडी में वो XX है। हम फीमेल बॉडी में सर्कल लगा के यूँ नीचे प्लस का साइन लगाते हैं, फीमेल बॉडी के लिए एक साइन यूज़ होता है। अगर मेल बॉडी को चेक करें तो उसमें जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम है मेल बॉडी के अंदर, वहाँ पे हमें X और Y क्रोमोसोम का कम्बिनेशन देखने को मिलता है, तो ये मेल को इंडिकेट करता है ह्यूमंस के अंदर। तो बाकी जो क्रोमोसोम्स हैं क्रोमोसोम 1 से लेके क्रोमोसोम नंबर 22, वो जो 1 पेयर से लेकर 22 पेयर्स तक है मेल और फीमेल में आइडेंटिकल है, वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं। लेकिन जो 23rd पेयर है वो मेल में अलग और फीमेल में अलग है, तो ये सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं क्योंकि ये जेंडर के साथ वेरी कर रहे हैं। तो इस क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम X है। बहुत सारी ट्रेड्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं जो X क्रोमोसोम कंट्रोल कर रहा होता है। तो वो तमाम ट्रेड्स जो X क्रोमोसोम के ऊपर लाई करती हैं उनकी इनहेरिटेंस अगर हम स्टडी करें तो वहाँ पे भी यूजली जो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट है उसके रिजल्ट्स हमें नज़र नहीं आते। मतलब इंडिपेंडेंट असार्टमेंट X क्रोमोसोम वाली इनहेरिटेंस के ऊपर आप अप्लाई नहीं कर सकते। बेटा ये आपने डिफरेंट तरह की लिमिटेशंस जो हैं वो सीख ली इंडिपेंडेंट असार्टमेंट की। तो 3 चीज़ें आपने पढ़ी हैं, यूज़फुलनेस, स्कोप और लिमिटेशंस। तीनों को आपने 3 अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।